सो बच्चों, अभी तक हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ा है, आयनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ा है, आयनिक कंपाउंड के कुछ एग्जाम्पल को डिस्कस किया है जो आपके एग्जाम में आते हैं। काफ़ी सारे रिएक्शंस को जो है हम अभी तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेटल्स हमें कहाँ से मिला है। अब रिएक्शंस को तो हमने पढ़ लिया है, लेकिन जिसके रिएक्शन की बात हो रही है वो हमें मिला कैसे है, कैसे मिला है, कैसे उसकी फॉर्मेशन हुई है, कौन कौन से प्रोसेस जो है कैरी आउट हुए हैं मेटल्स को बनाने के लिए, वो सब हम है जो है आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। जिस बच्चे ने पिछली 2 वीडियोस को नहीं देखा है, ऊपर स्क्रीन पर आपको आई बटन दिखाई दे रहा होगा, फटाफट जाकर आई बटन पे क्लिक करें और पिछली 2 वीडियोस को जरूर देखें। सो हाय, दिस इज मी कनिका, योर साइंस टीचर इज बैक विद एन अनदर वीडियो ऑफ साइंस इन विच वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो मेक श्योर डोंट स्किप द वीडियो, वॉच फुल वीडियो टिल द एंड। सो तभी आपको जो है आज का टॉपिक क्लियर होगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो विद द फर्स्ट टॉपिक। हाँ जी, सबसे पहले हम बात करते हैं अक्रेंस ऑफ मेटल्स। जो मेटल्स हैं वो हमें मिलते कैसे हैं, कैसे अक्रेंस होती है उनकी। सम मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम एक्सेट्रा आर फाउंड इन द फ्री स्टेट एंड इन द अर्थ क्रस्ट। कुछ मेटल जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर, प्लेटिनियम, ये सब हमें कैसे मिलते हैं? ये फ्री स्टेट में पड़े होते हैं अर्थ की क्रस्ट में, बिकॉज दे आर लीस्ट रिएक्टिव। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, कम रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए हमें फ्री स्टेट में अवेलेबल मिल जाते हैं अर्थ की क्रस्ट में। मोस्ट मेटल्स आर फाउंड एज ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, सल्फाइड्स। और लेकिन जो कुछ मेटल्स होते हैं वो किस फॉर्म में मिलते हैं? ऑक्साइड्स की फॉर्म में, कार्बोनेट्स की फॉर्म में और सल्फाइड्स की फॉर्म में और हैलाइड्स की फॉर्म में। ठीक है, क्या बताया मैंने अभी तक आपको कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कम रिएक्टिव है, जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, आपके पास प्लेटिनियम, ये हमें फ्री स्टेट में मिल जाते हैं अर्थ की क्रस्ट में। लेकिन कुछ मेटल्स होते हैं वो ऑक्साइड की, सल्फाइड्स की, कार्बोनेट्स की, हेलाइड्स की फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं मिनरल्स। मिनरल्स आपके पास क्या होती हैं? द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल। मिनरल आपने सुना भी होगा, नेचुरली जो आपकी क्रस्ट में है ये अकर करते हैं, बनते हैं, मिल जाते हैं वहाँ पे। एलिमेंट्स भी होते हैं, कंपाउंड्स की फॉर्म में भी होते हैं। तो ये नेचुरली जो आपकी अर्थ की क्रस्ट में अवेलेबल है वो आपके पास कौन से होती हैं? मिनरल्स होती हैं। तो डेफिनेशन यहाँ से आप इसकी याद रखना। नेक्स्ट है और क्या होती है? व्हाट इज और? इज अ मिनरल विच फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्ट प्रॉफिटेबली। ये कैसी मिनरल है? ये भी आपके पास एक मिनरल है जिसके अंदर से जो मेटल है हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कि मेटल्स को हम बनाने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि और में से ही जो है मेटल आपके पास प्रॉफिटेबली जो है निकल जाता है। मतलब प्रॉफिटेबल, जैसे प्रॉफिट का मतलब क्या? फायदेमंद हो, जैसे वो उस अमाउंट में जो है निकल जाता है, एक्सट्रैक्ट होता है। गैंग क्या होता है? इट इज इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन और लाइक क्रोक पार्टिकल्स। अब और क्या है? एक ऐसी मिनरल है जिसमें से आपके पास मेटल जो है काफ़ी चांसेस है कि एक्सट्रैक्ट हो सके। और जो गैंग है वो क्या है? वो आपके पास इम्प्योरिटीज़ है जो किसमें प्रेजेंट है? और के अंदर। अब और है उससे आपको डायरेक्ट जो है प्रॉपर मेटल तो मिलेगा नहीं ना, है ना। जैसे मैंने कहा है कि मेटल जो है ऑक्साइड की फॉर्म में मिल गया, कार्बोनेट की फॉर्म में मिल गया, सल्फाइड्स की फॉर्म में मिल गया, हैलाइड्स की फॉर्म में मिल गया। तो गैंग के आपके पास ये इम्प्योरिटी है जो किसके अंदर होती है? इन और के पार्टिकल्स के अंदर होती है। जैसे कि रॉक के पार्टिकल्स हो गए, सैंड के पार्टिकल्स हो गए, क्ले के पार्टिकल्स हो गए। ठीक है, जैसे सैंड है, ये रॉक है, ये क्ले है, ये सब क्या है? ये इम्प्योरिटीज है। जो गैंग के है वो इम्प्योरिटीज एग्जाम्पल दिया हुआ है जो किसके अंदर मिलती है? और के अंदर मिलती है। तो तीनों डेफिनेशंस आपको यहाँ से क्लियर हुई कि मिनरल क्या होता है। मिनरल है जो आपके पास या तो एलिमेंट की फॉर्म में है, कंपाउंड की फॉर्म में है, ये आपके नेचुरली जो आपकी अर्थ की क्रस्ट में है वहाँ अवेलेबल है। ठीक है, मेन किसकी बात हुई है? और की बात हुई है। और आपके पास क्या है? एक ऐसी मिनरल है जिससे आपके पास मेटल को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं प्रॉफिटेबली। ठीक है, और आपके पास गेन क्या है? वो आपके पास इम्प्योरिटीज है जो किसके अंदर होती है? और के अंदर होती है इम्प्योरिटीज। कैसी इम्प्योरिटीज? जैसे कि सैंड पार्टिकल्स, क्ले पार्टिकल्स, है ना, रॉक पार्टिकल्स, ये सब। तो चलिए यहाँ से क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने और को डिस्कस कर लिया है कि और क्या होती है। एक हमारे पास एक ऐसी मिनरल है जिससे हम अपने मेटल को जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब मेटल हम जो है बना सकते हैं प्रॉफिटेबली। अब हम एक्सट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं? उसमें हम जो है 3-4 तरह के जो है स्टेप्स को फॉलो करेंगे। क्या स्टेप्स हैं? मेटल आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स ऑन देयर
थ्री मेन स्टेप्स है कौन कौन से। सबसे पहले क्या करना होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, जिसे हम इनरिचमेंट ऑफ द ओर भी बोलते हैं। सबसे पहले उस ओर की कंसंट्रेशन करनी होगी। देन कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू क्रूड मेटल, फिर क्या करना पड़ेगा, जिस ओर की हमने कंसंट्रेशन की है उससे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्रूड मेटल में। देन उसकी रिफाइनिंग करनी होगी। रिफाइनिंग को आप बोल सकते हो प्योरिफिकेशन होगी जो मेटल की। ठीक है, ये 3 प्रोसेस है। ठीक है, तो आपके पास इन 3 प्रोसेस को ही हम पूरा जो आज की वीडियो में पूरा अच्छे से जो है डीपली डिस्कस करेंगे। तो क्लियर हुआ, ये 3 मेन प्रोसेस है जो आपके पास मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में यूज होते हैं ओर से। तो देखते हैं यहाँ से। तो देखो यहाँ से, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक फ्लो चार्ट है जिसमें हम बताएंगे पूरा कि एक्सट्रैक्शन कैसे होती है मेटल्स की। तो देखो मैंने आपको बोला है ओर है, और आपके पास क्या है, मिनरल है, जिससे आपके पास जो मेटल है वो एक्सट्रैक्ट होगा। तो और जो है आपके पास तीन तरह के मेटल्स जैसे एक्सट्रैक्ट होंगे। जैसे कि देखो यहाँ से मेटल्स है जिसकी रिएक्टिविटी कैसी है, ज़्यादा है, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। ठीक है, उसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे, जब वो मोल्टन स्टेट में होगा फिर आपको प्योर मेटल मिल जाएगा। ठीक है, सेकेंड जो है आपके पास जिन मेटल्स हैं उनकी मीडियम रिएक्टिविटी है, 2 प्रोसेस होंगे उसमें। कार्बोनेट है, मीडियम रिएक्टिविटी वाले आपके पास मेटल कौन कौन से, एक तो कार्बोनेट है, एक आपके पास सल्फाइड है। कार्बोनेट की क्या करनी पड़ेगी, कैल्शिनेशन करनी पड़ेगी, और जो सल्फाइड है उसकी रोस्टिंग करनी पड़ेगी। देन आपको क्या मिल जाएगी, इन दोनों को चाहे आप कैल्शिनेशन करो चाहे रोस्टिंग करो, दोनों से ही आपको क्या मिलेगी, उस मेटल की ऑक्साइड मिलेगी। फिर ऑक्साइड को क्या करना है, रिड्यूस करना है मेटल में, फिर उसकी रिफाइनिंग कर देनी है। ठीक है, प्रोसेस है कि जो ओर है, ओर से आपको 3 तरह के मेटल्स मिल जाएंगे, जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, जिसकी रिएक्टिविटी मीडियम होगी, या जिसकी रिएक्टिविटी लो होगी। जिसकी ज़्यादा होगी उसको सिंपल इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, आपको प्योर मेटल मिल जाएगा। लेकिन मीडियम रिएक्टिविटी वाले में जो ज़्यादा स्टेप है, मीडियम रिएक्टिविटी वाले में कार्बोनेट्स हैं, सल्फाइड्स हैं। कार्बोनेट्स में क्या करना पड़ेगा, कैल्शिनेशन, और सल्फाइड में क्या होगा, आपके पास रोस्टिंग होगी। देन जब कैल्शिनेशन किया, रोस्टिंग की, तो क्या मिली आपको, मेटल की ऑक्साइड मिलेगी। अब ऑक्साइड का क्या कर देंगे, हम रिड्यूस कर देंगे, हमारे पास मेटल आ जाएगा, फिर उसको क्या करना है, रिफाइन करना है। अब अगर हम बात करते हैं जिस मेटल की रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है, उसमें भी आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोलिसिस ही करनी है मोल्टन स्टेट में, फिर आपको प्योर मेटल मिलेगा। फिर दोबारा से उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करनी है, फिर आपको प्योर मेटल मिलेगा। ठीक है, समझ में आया, ये सारा जो आपके पास क्या है, ये आपके पास एक फ्लो चार्ट है कि ओर है, ओर में से मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट हो सकता है। क्लियर हुआ यहाँ से। हाँ जी, अब हमारे पास जो पहला स्टेप हमने जो पढ़ा है कि ओर को पहले क्या करना पड़ता है, कंसंट्रेशन करनी पड़ती है ओर की। अब ये कंसंट्रेशन ऑफ ओर है क्या इस प्रोसेस में, तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, जो इम्प्योरिटीज़ है सबसे पहले उसको रिमूव करना है। इम्प्योरिटीज़ आपको पता ही है कौन सी होती है, और में इम्प्योरिटीज़ जो गैंग है, गैंग को ही हम एक नाम दिया हुआ है इम्प्योरिटीज़ का। जैसे कि सैंड के पार्टिकल्स हैं, क्ले पार्टिकल्स हैं, रॉक पार्टिकल्स हैं। तो देखो यहाँ से रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सोयल, सैंड, स्टोन, सिलिकेट एक्सेट्रा फ्रॉम द ओर बाय द डिफरेंट मेथड इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इन इम्प्योरिटीज को ही रिमूव करना आपकी ओर से, इसे ही हम कंसंट्रेशन बोलते हैं ओर की। और विच आर माइंड ओफन कंटेन मैनी इम्प्योरिटीज। जब ओर को माइन किया जाता है बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है उसके अंदर। तो मैंने आपको ऐसे नहीं बोला कि आपका जो मेटल ऐसे ही एक्सट्रैक्ट नहीं हो जाएगा, उसमें काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ भी होगी, इम्प्योरिटीज़ को भी तो रिमूव करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, जो और है उसमें काफ़ी सारी आपके पास क्या है, इम्प्योरिटीज़ है। दीज इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड गैंग, ये तो मैंने आपको बता दिया गैंग कहते हैं इन्हें। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसंट्रेशन इज डन टू रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम द ओर। कंसंट्रेशन क्यों होती है, इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए। द कंसंट्रेशन ऑफ ओर इज ऑल्सो नोन एज, इसे हमें पता है क्या बोलते हैं, इनरिचमेंट ऑफ ओर, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन डिपेंड अपॉन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ओर्स। लेकिन किस ओर की क्या से कैसे कंसंट्रेशन होगी, उसके लिए जो प्रोसेस है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उस ओर की कैसी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं और कैसी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, उनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी ही डिसाइड करेगी कि कौन सा प्रोसेस जो कैरी आउट होगा इनकी कंसंट्रेशन के लिए। तो कंसंट्रेशन करने के लिए भी आपके पास प्रोसेस है, कौन कौन से, काफ़ी सारे प्रोसेस है। जैसे कि ग्रेविटी सेपरेशन हो गया। ठीक है, ये आपके पास प्रोसेस जो है आएंगे नहीं, सिर्फ आपको नाम पता होना चाहिए। ग्रेविटी सेपरेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन हो गया। ठीक है, ये प्रोसेस, इसमें से कौन सा प्रोसेस चूज करना है वो डिपेंड करेगा
कि ओर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे है, फ्रोथ फ्लोटेशन हो गया, इन सभी मेथड्स को जो है पूरा जो है डीपली पढ़ोगे, बड़ी क्लासेस में भी आपके पास ये आएंगे। ये तीनों प्रोसेस होते हैं, इसके अलावा भी 1-2 प्रोसेस और है, ठीक है। इस प्रोसेस के यूज से क्या करते हैं, कंसंट्रेशन होती है ओर की, ठीक है। ये सभी एग्जांपल है प्रोसेस के जो अप्लाई किए जाते हैं ओर की कंसंट्रेशन के लिए। तो कंसंट्रेशन क्लियर हो गया। सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं, उसी को आप कंसंट्रेशन बोलते हो। सेकेंड स्टेप की तरफ चलते हैं, क्या है, हाँ जी, अब जब हमने ओर को जो है कंसंट्रेशन उसकी कर दी है, उसमें से इम्प्योरिटीज निकाल दिए हैं, तो अब सेकेंड स्टेप हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ सेकेंड स्टेप होगा कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू प्योर मेटल। अब जो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ओर आई है उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इसके अंदर प्योर मेटल के अंदर। देखो, कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू ऑक्साइड, इट इज फिजिकल एंड मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड, यानी कि उसकी ऑक्साइड में कंसंट्रेशन होगी, उसके लिए जो कन्वर्जन ऑफ और इनटू प्योर मेटल का मतलब क्या है, उसको उसकी ऑक्साइड में कन्वर्ट करें, क्योंकि आपको पता है ऑक्साइड में जैसे ही मेटल कन्वर्ट होगा तो उसको आसानी से हम रिड्यूस कर देंगे और हमें मेटल मिल जाएगा, उसकी रिफाइनिंग हो जाएगी, है ना। तो क्या करना है, मेटल्स को हमें ऑक्साइड में, ऑक्साइड और में भी आपके पास प्रोसेस मेटल और को जो है हमें उसकी ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। तो इट इज इजी टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड, सो ओर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड, कार्बोनेट, तो जो और हमें सल्फाइड की और कार्बोनेट की फॉर्म में मिली है, उनको क्या करते हैं, सबसे पहले तो इनके ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। जैसे कि अभी हमने फ्लो चार्ट में पढ़ा है कि ये बात हो रही है उन ओर्स की, उन मेटल ओर की जो जिनकी रिएक्टिविटी कैसी है, मीडियम क्या, जैसे कि आपके पास कार्बोनेट्स हो गए, सल्फाइड्स हो गए, तो उनके लिए जो कार्बोनेट्स है उनकी क्या कराते हैं, कैल्सिनेशन कराते हैं, और जो सल्फाइड है उसकी रोस्टिंग कराते हैं, वो उसकी ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाए और ऑक्साइड से इजीली रिड्यूस हो जाए। इस ऑक्साइड ऑफ मेटल क्या करते हैं, आर कन्वर्टेड इनटू मेटल बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। तो रोस्टिंग में क्या करते हैं, हीटिंग प्रोसेस है ये आपके पास, हीटिंग होती है, हीटिंग ऑफ सल्फाइड और इनटू प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर टू कन्वर्ट देम इनटू ऑक्साइड, उसी को आप कंसंट्रेशन बोलते हैं, हीट कर देंगे स्टेप की तरफ, मैक्सिमम जो है एयर की प्रेजेंस में, मतलब मैक्सिमम हीट करेंगे, इसको ही हम रोस्टिंग बोलते हैं। जैसे कि हमने ले ली है जिंक सल्फाइड लिया है, ठीक है, इसे हमने हीट किया है, तो हमारे पास क्या बना है, ये जिंक की ऑक्साइड बन गई है यहाँ से, और ये आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है बाहर निकल गई है, ठीक है। सिंपल कैल्सिनेशन क्या गया है, कैल्सिनेशन भी आपके पास एक हीटिंग प्रोसेस ही है, इसमें कार्बोनेट को हीट करेंगे, लेकिन इसके अंदर आपके पास जो एक कंडीशन है वो ये है कि इसमें लिमिटेड सप्लाई रखेंगे हम एयर की, रोस्टिंग में हम मैक्सिमम सप्लाई रखेंगे और सल्फाइड में आपके पास लिमिटेड सप्लाई होगी एयर की, ताकि वो उसकी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए। तो देखो यहाँ से क्या लिया है, जिंक कार्बोनेट है ये, इसको हीट किया है, यहाँ से भी आपके पास क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर रिलीज हो गई है, ठीक है। हाँ जी, सो आपको यहाँ से क्लियर हुआ कि जो हमने प्रोसेस किया था, क्या किया अभी तक हमने, जो हमारे पास कंसंट्रेटेड ओर आई है उसको क्रूड मेटल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि उसकी ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ऑक्साइड से इजीली जो है रिड्यूस होकर हमें मेटल मिल जाएगा। 2 प्रोसेस हमने इसमें कैरी आउट किए हैं, कार्बोनेट्स के लिए और सल्फाइड के लिए। तो आप यहाँ से इजी से कैसे याद कर सकते हो, आर से रोस्टिंग है तो इसके अंदर जो है सल्फाइड्स है, सल्फाइड्स ओर के लिए जो है ये प्रोसेस कैरी आउट होता है, ठीक है। हीटिंग करते हैं इसमें सल्फाइड्स की मैक्सिमम हीट पर, और कैल्सिनेशन यानी कि कार्बोनेट्स के लिए है और उसमें कम क्वांटिटी में हीट का यूज करते हैं ताकि वो उसकी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए। तो देखो डिफरेंस देख लेते हैं इनके बीच का। कैल्सिनेशन है जो आपके पास वो किसके लिए है, कार्बोनेट्स के लिए है, और रोस्टिंग आपके पास सल्फाइड ओर्स के लिए। तो इट इज डन फॉर कार्बोनेट ओर, इट इज डन फॉर सल्फाइड ओर, ठीक है। कार्बोनेट ओर्स हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इनको हीट करते हैं एब्सेंस में ऑक्सीजन के, मतलब ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, और सल्फाइड को जो है हीट करते हैं प्रेजेंस में ऑक्सीजन की, ठीक है। नाउ कार्बोनेट के केस में कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि आपके पास गैस रिलीज होती है और मेटल ऑक्साइड जो है बन जाती है, और सल्फर डाइऑक्साइड किसमें होती है आपके पास, रोस्टिंग के केस में रिलीज होती है और आपके पास मेटल बन जाता है। तो जैसे एग्जांपल देखा था, ये जिंक कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट को हमने क्या करा था, इसमें कंडीशन दी हुई थी लेस हीट की, कम हीट की कंडीशन में हमने इसको हीट किया तो हमारे पास जिंक की ऑक्साइड बन गई है यहाँ से, ठीक है।
और सिमिलरली अगर हम बात करते हैं जिंक सल्फाइड की, इसमें हमें जो है मैक्सिमम हीट का जो है प्रेजेंस में हुई थी ऑक्सीजन की, और आपके पास जिंक ऑक्साइड बना था और सल्फर डाइऑक्साइड जो है गैस रिलीज हुई थी। अब आपके पास जिंक की क्या बन गई है, यहाँ से ऑक्साइड बन गई है ना, यही तो हमें चाहिए थी, क्योंकि हम इसे रिड्यूस कर लेंगे और फिर हमारे, ठीक है, हमने अब ऑक्साइड बना ली है। ऑक्साइड को क्या करना है, अब हमें ऑक्साइड को रिड्यूस करना है ताकि हमें क्या मिल जाए, मेटल मिल जाए। तो रिडक्शन का प्रोसेस है नेक्स्ट। तो हीटिंग ऑफ ऑक्साइड ऑफ मेटल इन टू टर्न डैम इनटू मेटल आर नोन एज रिडक्शन, उसी को हम रिडक्शन कहते हैं। हीट करेंगे उन ऑक्साइड को और वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, मेटल्स में, इसी को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो पहला देखो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ लीस्ट रिएक्टिविटी। अभी हम बात कर रहे हैं जिस मेटल की रिएक्टिविटी कैसे है, कम है, तो कम है तो उसमें हम पढ़ेंगे मर्क्यूरी है, कॉपर है, जो कि लीस्ट रिएक्टिविटी सीरीज से बिलोंग करते हैं। अभी तक हमने सीरीज को हमने डिस्कस किया था ना कि जब ऊपर से डाउन जाते हैं तो रिएक्टिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। उस ऑर्डर में जो है मर्क्यूरी और कॉपर आपके पास लीस्ट रिएक्टिविटी सीरीज में लीस्ट रिएक्टिविटी मेटल्स हैं जिनकी रिएक्टिविटी कम है, और ऑफन फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड ओर्स। ये भी आपको कैसे मिलते हैं, सल्फाइड ओर की फॉर्म में ही मिलते हैं, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं इन्हें हम, सिनेबर जो है मर्क्यूरस सल्फाइड को बोलते हैं, मर्क्यूरी की जो सल्फाइड है उसे सिनेबर बोलते हैं। यहाँ से आप इसका नेम जो है याद कर लेना, जो मर्करी की ओर है। और कॉपर ग्लैंस किसे बोलते हैं, जो किसकी ओर है, कॉपर की ओर है। मर्करी की क्या है, सिनेबर HgS, और कॉपर की Cu2S, ये आपके पास क्या है, कॉपर ग्लास, ये दोनों की और है। सल्फाइड ही और मिलेगी आपको लीस्ट एक्टिविटी दोनों की। तो इसकी एक्सट्रैक्शन करते हैं पहले यहाँ से। सिनेबर को क्या करेंगे, पहले हीट करेंगे एयर में, फिर वो क्या बन जाएगा, मर्क्यूरी की ऑक्साइड बन जाएगी हीट करने पे, जैसे अभी हमें पीछे किया है, उसको हीट के ऑक्साइड कन्वर्ट होगी बाय द लिबरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी, और जो मर्क्यूरी ऑक्साइड है उसको क्या कर देंगे, दोबारा से हीट कर देंगे, फिर वो किस में बन जाएगा, मर्क्यूरी मेटल में बन जाएगा। देखो यहाँ से जैसे आपके पास क्या है, ये सिनेबर है, ठीक है, इससे क्या कर रहे हैं हम, हीट कर रहे हैं। तो हीट किया हमने, हमारे पास क्या बन गया, मर्क्यूरी की ऑक्साइड बनी और सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है रिलीज हो गई है। बैलेंस कर लेना है इसे खुद, यहाँ पर वैसे मैंने आपको साइड में जो है रिएक्शन भी लिखी हुई है जहाँ पे ये ऑलरेडी बैलेंस है। तो आप यहाँ से देखो कि क्या किया है, जो सिनेबर है उसको हीट किया है, ये आपके पास मर्क्यूरी की ऑक्साइड बन गई है। अब मर्क्यूरी की ऑक्साइड बनी है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस साथ में निकली है। अब जो मर्क्यूरी की ऑक्साइड बनी है, मैंने जैसे बोला है कि जो ऑक्साइड है वो इजीली क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो मर्क्यूरी ऑक्साइड बनी है, तो यहाँ से ये क्या हो गई है, मर्क्यूरी मेटल में इजी से जो है कन्वर्ट हो गया है। क्या करा है, इसको हीट किया है हमने, यहाँ से इसको दोबारा से हीट किया है, डबल बार हीट किया है। पहले हीट करने पे ये सल्फाइड से ऑक्साइड में कन्वर्ट हुई, फिर ये ऑक्साइड से हीट करने पर क्या हुई है, रिड्यूस हो गई है, ठीक है। तो ये लीस्ट एक्टिविटी की बात की थी हमने। सेम हम प्रोसेस यही कैरी आउट कर कर जो है कॉपर की मेटल की ऑक्साइड सल्फाइड है उसको कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ से कॉपर की जो सल्फाइड थी Cu2S, यानी कि कॉपर ग्लास था, इसको क्या करना है, आपको पता है इनमें जो सल्फाइड्स होते हैं उनकी क्या होती है, रोस्टिंग होती है। तो रोस्टिंग में क्या करते हैं, वही सेम प्रोसेस है, हीट करते हैं, ठीक है। रोस्टिंग में हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, लेकिन प्रेजेंस में करते हैं किसकी, ऑक्सीजन की, और मैक्सिमम प्रेजेंस होती है। तो रोस्टिंग क्या किया, टर्न्स क्या किया उसने, कॉपर को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, फर्स्ट ऑक्साइड में। फर्स्ट ऑक्साइड का मतलब कैसा है कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 1 है यहाँ पे। तो देखो यहाँ से ये आपके पास Cu2S था, यहाँ से ऑक्सीजन, इसमें हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसे क्या किया है, हीट किया है। तो क्या बन गया है, यहाँ से ये आपके पास कॉपर की ऑक्साइड बन गई है, और सल्फर डाइऑक्साइड जो है आपके पास गैस रिलीज हो गई है। फिर आपने क्या किया है, जो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट 1 आई है इसमें, इसको क्या करा है, दोबारा से आपने हीट किया है। हीट करने के बाद कॉपर बना है, और ये दोबारा से आपकी ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। चाहे आप इसमें ये वाली रिएक्शन भी कर सकते हो, जब आपने ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन कराई है तो डायरेक्ट ही आपके पास जो है कॉपर मेटल निकल जाता है, डबल आपको हीटिंग की ज़रूरत नहीं है। या तो आपने क्या किया है, जो आपके पास Cu2S था, Cu2O की जो ऑक्साइड आई है आपके पास, उसको आपने क्या किया है,
हीट किया है दोबारा से, ठीक है, तो Cu2 आएगा यहाँ पे। तो देखो ये वाली रिएक्शन भी जो है आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो क्लियर हुआ है। हाँ जी, बात करते हैं उन मेटल्स की जिनकी रिएक्टिविटी जो आपके पास मिडल में आते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, जिंक है, लेड है, इनकी रिएक्टिविटी मिडल में आती है, मतलब मिडल रिएक्टिविटी होती है। ये आपको किस में मिलेंगे, कार्बोनेट्स की फॉर्म में मिलेंगे, ये भी आपको सल्फाइड की फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। कार्बोनेट्स और सल्फाइड और ऑफ द मेटल आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू रिस्पेक्टिव ऑक्साइड। ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, वही सेम प्रोसेस, एंड आर रिड्यूस टू दी मेटल्स, फिर उसे रिड्यूस किया जाता है। तो जिंक की बात करते हैं हम, जब जिंक को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिंक ब्लेंड की जो है आपके पास एक्सट्रैक्शन होती है। जिंक ब्लेंड क्या होता है, ZnS, यानी कि सल्फाइड में जब वो मिलता है जिंक अपने जिंक सल्फाइड और उसको एंड स्मिथसोनाइट, स्मिथसोनाइट आपके पास क्या होता है, जिंक स्पैर भी बोलते हैं, जैसे कैलामाइन भी बोलते हैं, जिंक की कार्बोनेट है, ठीक है। जिंक सल्फाइड भी है और जिंक कार्बोनेट भी है, दोनों ही फॉर्म से जो है वो क्या बोलते हैं, अपनी ऑक्साइड में मिलेगा हमें। एंड आर ओर ऑफ जिंक, ये जिंक की ओर है, कौन कौन सी, जिंक सल्फाइड और जिंक कार्बोनेट, ठीक है। जिंक ब्लेंड भी बोलते हैं, इनके कॉमन नेम है ये स्मिथसोनाइट, जिंक स्पार और कैलामाइन। तो इनको क्या करते हैं, इनके अंदर देखो ये सल्फाइड्स हैं, तो सल्फाइड्स की क्या होती है, रोस्टिंग होती है, ठीक है। रोस्टिंग होगी और वो ऑक्साइड में कन्वर्ट होंगे। अगेन रोस्टिंग में क्या होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रिएक्शन की जाती है मैक्सिमम, उसमें रोस्टिंग होती है, उसे रोस्टिंग बोलते हैं, मतलब हीटिंग होती है दोनों में, कैल्सिनेशन में भी और रोस्टिंग में भी। लेकिन जो रोस्टिंग है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में की जाती है। जिंक स्पैर इज पुट अंडर कैल्सिनेशन टू बी कन्वर्टेड इनटू जिंक ऑक्साइड। लेकिन अब जिंक कार्बोनेट है, कार्बोनेट्स में क्या होती है, कैल्सिनेशन होती है, जो किसमें होगी, जिंक कार्बोनेट की कैल्सिनेशन होगी जो एब्सेंस में होगी ऑक्सीजन की। तो जिंक ब्लेंड है जो आपके पास ZnS है, मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको इसकी रिएक्शन। जो जिंक ब्लेंड है वो किसकी प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, और क्या बन जाएगी, आपको जिंक की ऑक्साइड मिलेगी और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। बैलेंस कर लेना यहाँ से, ये बैलेंसिंग फॉर्म में रिएक्शन है, ठीक है। अभी जिंक की ऑक्साइड मिली है, आपको पता है जिंक की ऑक्साइड, इसको दोबारा से हम हीट करेंगे तो आपको जिंक मेटल मिल जाएगा। जिंक की कार्बोनेट है, कार्बोनेट में क्या करते हैं, ये एब्सेंस में होता है, तो जिंक की ऑक्साइड मिल जाएगी आपको और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। जनरल रिएक्शन हमने देखी है ना, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग की, ठीक है, आपको लर्न भी होंगे साथ में। तो आपको दोनों ही केस में क्या मिली है, जिंक की ऑक्साइड मिली है। जिंक की ऑक्साइड से इजीली जो आपके मेटल जो है रिड्यूस हो जाता है ना। तो देखो यहाँ से जिंक ऑक्साइड सो ऑब्टेन इज रिड्यूस टू जिंक मेटल बाय हीटिंग विद कार्बन। तो आपको पता है कि जो ऑक्साइड है वो आपके पास इजीली जो है मेटल में जो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो देखो जिंक की ऑक्साइड है, कार्बन की प्रेजेंस में आपने इसकी रिएक्शन करवा दी है, तो आपको जिंक मेटल मिल गया, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बाहर निकल गई है, रिलीज हो गई है, ठीक है। समझ में आया, यहाँ से ऑक्साइड को हीट कर दिया है, कार्बन की प्रेजेंस में जिंक मेटल मिल गया है और कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल गई है। अब बात करते हैं आयरन की। आयरन भी लीड्स आपके पास मिडल रिएक्टिविटी में आता है। इसकी क्या और है आपके पास, हेमेटाइट और है, यानी कि Fe2O3, ये आपके पास कार्बन आयरन की ओर है, ठीक है। हेमेटाइट ओर है यानी कि विद कार्बन टू बी रिड्यूस, अब ये और ऑक्साइड में ही है, अब ऑक्साइड में है तो ऑक्साइड तो इजीली रिड्यूस हो जाते हैं, तो इसको भी क्या करेंगे, कार्बन के साथ रिएक्शन करवा देंगे इसकी, तो आयरन आपके पास जो आयरन मेटल है वो आपके पास एक्सट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ पे, और साथ में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। तो छोटी सी इसकी सिंपल सी ही जो है रिएक्शन थी आपके पास। अब बात करते हैं लेड ऑक्साइड की, यानी कि PbO, ठीक है। ये भी ऑक्साइड में है, इसको भी सेम आपने क्या करना है, कार्बन के साथ रिएक्शन करवानी है आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से लेड मेटल मिल जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगी, है ना। PbO यानी कि कार्बन के साथ रिएक्शन करवा दी है, Pb बाहर मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। इसमें भी आपने क्या किया था, Fe2O3 है, इसकी कार्बन के साथ रिएक्शन करवा दी थी यहाँ से, तो आपके पास आयरन मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। बैलेंस कर लेना इसे, बैलेंसिंग फॉर्म में वैसे ही आपके पास ये लिखी हुई है, ठीक है। ये आपके पास ऑक्साइड की फॉर्म में ही जो है प्रेजेंस है, तो ऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट है तो इजीली जो है रिड्यूस भी हो जाए। हाँ जी, तो देखो यहाँ से क्लियर हो रहा है, ये सारे प्रोसेस ना आपको लर्न करने पड़ेंगे।
आपको प्रोसेस जो मैंने आपको बताया है वो 3 ही प्रोसेस है कि पहले आपके पास ओर है, ओर वाला जो हमने बात की थी ब्रीफली बता देते दोबारा से, अभी तक हमने क्या पढ़ा है। ओर है, और आपके पास एक मिनरल है जिससे मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है प्रॉफिटेबली, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, और की कंसेंट्रेशन करते हैं, यानी कि जो इम्प्योरिटीज है उन्हें बाहर निकालते हैं और में से। फिर क्या होती है उनकी, जो आपके पास कंसनट्रेटेड ओर आई है उसको क्रूड मेटल में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि उसकी ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। काफी 2 प्रोसेस थे, सल्फाइड है, कार्बोनेट्स है। तो कार्बोनेट्स के लिए आपके पास कैल्शिनेशन होती है और सल्फाइड के लिए रोस्टिंग होती है। अभी तक हमने वही किया है कि जिन मेटल की रिएक्टिविटी कम थी, मिडल थी और कम है, ज़्यादा है, उनके बारे में भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ से रिडक्शन देखते हैं। अभी रिडक्शन में जो कैसे करना है, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड बाय हीटिंग विद एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम के साथ हीट करने के बाद कर हम कैसे जो है रिड्यूस कर सकते हैं ऑक्साइड को, वो देखो यहाँ से कैसे कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से मेटल ऑक्साइड्स आर हीटेड विद एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कैसा है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, आपको पता है, जो रिडक्शन के प्रोसेस में हेल्प करता है, रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करता है टू बी रिड्यूस टू मेटल। फॉलोइंग इन एग्जाम्पल ऑफ एग्जाम्पल मैग्नीज डाइऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस टू रिस्पेक्टिव मेटल व्हेन हीटेड विद एल्यूमिनियम। तो इनको हम जो है मैं आपको रिड्यूस करके बताती हूँ, ठीक है। तो देखो कैसे हम इन्हें रिड्यूस करेंगे। मैग्नीज जो आपके पास क्या है, मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी कि MnO2 है, इसको हमने एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में, ये आपके पास क्या है, मैग्नीज की ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में मैग्नीज में कन्वर्ट कर देते हैं। Mn आ गया आपके पास, मैग्नीज मेटल आ गया, और यहाँ से क्या निकल गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल गया है आपको, ठीक है। मैग्नीज से को एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में हमने रिड्यूस कर दिया है, क्योंकि एल्यूमिनियम आपके पास एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आपके पास मैग्नीज का मेटल मिल गया है और आपके पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है बाहर रिलीज हो गई है। सिमिलरली अगर हम कॉपर की ऑक्साइड है उसे करना चाहते हैं रिड्यूस, कॉपर ऑक्साइड है एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में किया है, तो कॉपर ऑक्साइड जो कॉपर मेटल है आपको मिल जाएगा, और आपके पास एल्यूमिनियम की जो ऑक्साइड है वो बाहर निकल जाएगी। इसमें हीट भी होगी है, तो थर्मिक रिएक्शन है आपके पास, ठीक है। तो आप रिडक्शन कर सकते हो मेटल ऑक्साइड की, एल्यूमिनियम की प्रेजेंस से भी जो है ये रिएक्शन होती है, क्योंकि एल्यूमिनियम आपके पास एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। हाँ जी, तो यहाँ से क्लियर हुआ रिडक्शन का। अब एक चीज और है, थर्माइट रिएक्शन आपके पास क्या होती है, तो पूछा जाता है एग्जाम में कि थर्माइट रिएक्शन क्या होती है, उसकी डेफिनेशन बताइए। तो फेरिक ऑक्साइड व्हेन हीटेड विद एल्यूमिनियम, जब फेरिक ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ हीट किया जाता है तो वो आयरन मेटल की फॉर्म में रिड्यूस हो जाता है। इन दिस रिएक्शन अ लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस, लेकिन ये होता तो है कन्वर्ट अपनी आयरन की फॉर्म में, लेकिन इस रिएक्शन के दौरान बहुत ज़्यादा जो है हीट रिड्यूस होती है, प्रोड्यूस होती है। द थर्माइट रिएक्शन इज यूज इन वेल्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर। तो आप देखो यहाँ पे जो वेल्डिंग होती है ना, ये इसमें कौन सी जो रिएक्शन लग रही है आपके पास, वो थर्माइट वेल्डिंग बोलते हैं। ऐसे वेल्डिंग में भी जो आपके पास थर्माइट रिएक्शन होती है, क्योंकि पता है वेल्डिंग जब करते हैं हीट रिलीज होती है, तो उनका, या फिर आयरन ज्वाइंट्स हो गया, इन सबको जो ज्वाइंट जोड़ने के लिए भी काम आता है, ज्वाइंट्स करने के लिए, सच एज ज्वाइंट इन रेलवे ट्रैक जैसे जोड़ रहे हैं यहाँ से। तो इसके अंदर भी जो ये रिएक्शन कैरी आउट हुई है, जो आपके पास कैरी आउट हुई है, वो कौन सी है, थर्माइट रिएक्शन है, और बहुत सारी जो हीट है इसमें रिलीज हुई है। तो देखो यहाँ से क्या किया है, फेरिक ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 को जब हम एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो आपके पास एल्यूमिनियम जो है मेटल रिलीज हो जाता है, हीट किया है, और आपके पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी रिलीज होती है। तो उसकी फर्स्ट स्टेट दी हुई है यहाँ से, मोल्टन स्टेट में होती है, यहाँ से ये मेटल आपके पास मोल्टन स्टेट में जो है रिलीज होता है। तो आप थर्माइट रिएक्शन में आप ये भी लिख सकते हो कि फेरिक ऑक्साइड मतलब वही है, एल्यूमिनियम को जब हमने रिड्यूस करवाना था, एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में जो है फेरिक ऑक्साइड को हम रिड्यूस करवा रहे हैं, बहुत सारी हीट निकली है इस रिएक्शन में। इसका एग्जांपल भी बता देना है, रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने के लिए जो रिएक्शन होती है वो थर्माइट रिएक्शन होती है, या फिर आप बोल सकते हो ज्वाइंट्स वगैरह है आयरन के, उन्हें जोड़ना है तो उसमें भी सब ये वेल्डिंग वगैरह के जो प्रोसेस है वो थर्माइट रिएक्शन के वजह से कैरी आउट होते हैं। तो क्लियर हुआ यहाँ से, तो आप लिख सकते हो क्लियर हुआ। तो अभी तक तो हमने मिडल रिएक्टिविटी की बात कर ली है, अब हम बात करेंगे उन मेटल्स की रिएक्टिविटी की जिनकी जो है रिएक्टिविटी हाई होती है, उन्हें हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। अभी हमने ओर वाले प्रोसेस से जो है देखा ही था कि जिनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस हम कराएंगे
मिडल रिएक्टिविटी की हमने बात की है, कार्बोनेट, सल्फाइड, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, ये सब अभी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब बात कर रहे हैं जिसकी कैसी है, मिडल रिएक्टिविटी है। तो मिडल रिएक्टिविटी वाले जो आपके पास मेटल्स हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सॉरी, हाई रिएक्टिविटी। तो मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी सच एज सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सब कैसे हैं, हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं। उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनकी ओर से इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, वो प्रोसेस है वो कैरी आउट होता है। इस प्रोसेस की हेल्प से जो है हम इन मेटल्स को उनकी ओर से जो है रिड्यूस कर सकते हैं। दिस मेटल कैन नॉट बी रिड्यूस यूजिंग कार्बन, लेकिन कार्बन का हम इसमें यूज नहीं कर सकते क्योंकि कार्बन कैसा है, लेस रिएक्टिव है इनसे कम। अब जो रिएक्टिव ही नहीं है, इनसे ज़्यादा रिएक्टिव ही नहीं है, तो उसका हम यूज़ भी नहीं कर सकते। कार्बन कम रिएक्टिव है तो कार्बन का यूज़ हम नहीं करेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कैसा प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलाइटिक से आप समझ ही होंगे कि इलेक्ट्रिक करंट से ये प्रोसेस जो है रिलेटेड है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द मोल्टन स्टेट ऑफ मेटल ओर। जब मेटल और मोल्टन स्टेट में प्रेजेंस होंगी, मतलब लिक्विड स्टेट में जो है प्रेजेंट होंगी, तो उनमें क्या करेंगे, मेटल बिंग पॉजिटिवली डिपॉजिटेड ओवर द कैथोड। जो मेटल पॉजिटिव चार्ज होगी वो कहाँ चली जाएगी, पॉजिटिव वाली कैथोड की साइड जाएगी और नेगेटिव वाली एनोड की तरफ जाएगी। यानी कि तो क्या करना है, मेटल ऑक्साइड को इसमें मोल्टन स्टेट में लेना है। जो पॉजिटिव होगी आपके पास वो कैथोड की साइड जाएगी और नेगेटिव एनोड की साइड जाएगी। तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू मोल्टन स्टेट और सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, सोडियम मेटल गेट डिपोजिट ओवर द कैथोड। तो सोडियम मेटल है वो कैथोड में जाएगा। देखो NaCl है, कैसे ब्रेक होता है, जब इसे पानी में हमने डाल दिया है, वाटर में इसको डाल दिया है, मोल्टन स्टेट में है, तो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव वाली है ये कहाँ कहाँ चली जाएगी, कैथोड की तरफ जाएगी, और जो नेगेटिव वाली है ये कहाँ जाएगी, एनोड की तरफ जाएगी। लेकिन हम तो बात सिर्फ इसकी करेंगे ना, कैथोड वाले की, हमें तो मेटल को बाहर निकालना है ना। तो तो यहाँ से देखो सोडियम है, इलेक्ट्रॉन, अब क्या करना है, सोडियम जो है आपके पास मिला है, फिर उसमें हमने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन दिया है, उसे पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, जो देते हैं उनके पास पॉजिटिव चार्ज आता है, जो लेते हैं नेगेटिव आता है, तो इसके पास क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दिए तो ये क्या हो गया, सोडियम मेटल में यहाँ से कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली जो क्लोरीन था उसने एक इलेक्ट्रॉन जो है लिया है, तब नेगेटिव आया, तो क्लोरीन Cl2 हो गया। तो NaCl कैसे ब्रेक हुआ था, 2Na प्लस Cl2 क्लोरीन नेगेटिव। ठीक है, तो जो मेटल्स मिला है यहाँ से उसी को क्या बोलते हैं, रिडक्शन का प्रोसेस है, और प्योर मेटल मिलेगा वो प्योर होगा, प्योर फॉर्म में होगा। तो मतलब यही है कि जो हमने मेटल की ऑक्साइड ली है उससे सबसे पहले क्या करना है, उसे मोल्टन स्टेट में लेना है। तो जो पॉजिटिव वाला आएगा उसको कैथोड की तरफ लेकर जाना है, वो डिपॉजिट वहीं पर होएगा। और देखते हैं इसके एग्जांपल्स। देखो अब हमारे पास मेटल तो मिल गया है हमें ये जो मेटल मिला है ना ये प्योर स्टेट में मिला है। तो यहाँ से आप इसकी और भी जो रिएक्शंस है, चाहे वो कैल्शियम क्लोराइड ले लो, मैग्नीशियम क्लोराइड ले लो, MgCl2 ले लो, उसको भी जो है आप ऐसे ही जो रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही वो रिड्यूस होगा, सेम उसके लिए जो है रिएक्शंस आप लिख सकते हो। अब मेटल मिल गया है, मेटल मिलने के बाद क्या होगी, उसकी रिफाइनिंग होगी। मेटल को रिफाइन भी तो करना है, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो क्लियर हुआ यहाँ से ये एक्सट्रैक्शन कैसे की है, जिनकी रिएक्टिविटी हाई है। अब बात करते हैं रिफाइनिंग, और इसको हम बोलते हैं प्योरिफिकेशन। मतलब प्योर करना है ना मेटल को, उसकी प्योरिटी चेक करनी है, प्योर है या नहीं, तो रिफाइनिंग या फिर प्योरिफिकेशन में बोलो मेटल को। मेटल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वेरियस मेथड कंटेन सम इम्प्योरिटीज। अब काफ़ी सारे मेथड से जो है मेटल को एक्सट्रैक्ट हमने कर लिया है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया है उसके अंदर जो है काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज अभी भी होती है। ठीक है, इम्प्योरिटीज जो है थोड़ी बहुत बची हैं, इम्प्योरिटीज तो है, दस दे आर रिक्वायर्ड टू बी रिफाइंड, तो उनको रिफाइनिंग करवानी पड़ेगी, उनको प्योर कराना पड़ेगा हमें। तो मोस्ट ऑफ मेटल्स आर रिफाइंड यूजिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। काफ़ी सारे मेटल्स को इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का यूज़ करते हुए जो है रिफाइन किया जाता है। तो जैसे ये दी हुई इम्प्योरिटीज़ है, ये आपके पास ये मैंने बताया था ना मोल्टन स्टेट है, ये यहाँ पे आपने क्या किया हुआ है, वो दो लगा दिए हैं, सेल्स लगा दिए हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो जो आपके पास ये बैटरी से अटैच कर दिए या मतलब करंट पास करवाना है यहाँ पे, तो आपने क्या करा, जैसे ही इसके अंदर आपने
मेटल के जैसे सॉल्ट को आपने ऐड किया, NaCl को डाला, तो NaCl ब्रेक होता है Na पॉजिटिव या और Cl नेगेटिव में, है ना। तो जो पॉजिटिव पार्ट है वो कहाँ जाएगा, वहाँ कैथोड की तरफ जाएगा। कैथोड कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव के पास जाएगा, यानी कि कैथोड के पास जाएगा। और जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, यहाँ पे सेल्स में बात करते हैं, वो एनोड होता है, नेगेटिव चार्ज कैथोड होता है। तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव के पास जाएगा। तो यहाँ से तभी तो दोनों सेपरेट हो जाएंगे ना, उनकी प्योरिफिकेशन हो जाएगी, वो यहाँ पे आके डिपॉजिट हो जाएगा, वो यहाँ पर आके डिपॉजिट हो जाएगा, तो दोनों सेपरेट ही हो जाएंगे। जो इम्प्योरिटीज है वो कहाँ बच जाएगी, बेस में बच जाएगी, है ना। ये नीचे इम्प्योरिटीज नीचे रह जाएंगी, सब अपने आपस में डिपॉजिट हो जाएंगे मेटल जो हमें चाहिए। तो ये आपके पास मेटल की प्योरिफिकेशन हो जाएगी यहाँ से। तो देखो यही बात कर रहे हैं, यही जो बायवर्ड्स लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो यहाँ से इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या होता है, इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग अ लंप ऑफ इम्प्योर मेटल एंड अ थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल आर डिप्ड इन अ सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल टू बी रिफाइंड। तो वही करते हैं, जो इम्प्योर मेटल है और थिन स्ट्रिप ले लेते हैं प्योर मेटल की, उसको क्या करते हैं, सॉल्ट के सोल्यूशन में जो है डिप कर देते हैं, जिसे हमने रिफाइन करना है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द सोल्यूशन, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाते हैं, जो प्योर मेटल है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट करता है अवर थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल की। ठीक है, अगर हम कॉपर की बात करते हैं, लंप ऑफ इम्प्योर कॉपर मेटल एंड अ थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर आर डिप इन अ सोल्यूशन। ठीक है, इम्प्योर कॉपर को और जो थिन कॉपर की स्ट्रिप है उनको डिप करते हैं कॉपर सोल्यूशन में, सल्फेट के, यानी कि सॉल्ट ही है आपके पास। इम्प्योर लंप जो है वो कहाँ होगा, कंसनट्रेटेड विद द पॉजिटिव पोल, मतलब कि एनोड की तरफ होगा। पॉजिटिव कौन सा है, एनोड है, जो इम्प्योर है, यानी कि इम्प्योर है। सल्फेट वाला कहाँ चला जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। एंड द थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव पोल, यानी कि एनोड की तरफ जाएगा। ठीक है, तो जब जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाएंगे, जो प्योर मेटल है वो एनोड फ्रॉम एनोड मूव टुवर्ड द कैथोड, वो जो प्योर मेटल है वो कहाँ डिपॉजिट होगा, कैथोड की तरफ, यानी कि जो कॉपर है वो कहाँ डिपॉजिट होगा, कैथोड की तरफ। एंड इज डिपॉजिट इट इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द मेटल आर सेटल नियर द बॉटम, जैसे मैंने आपको बताया, जो इम्प्योरिटीज है वो डाउन में बॉटम में ही रह जाएंगी, और जो सेटल इम्प्योरिटीज है सोल्यूशन, उनको क्या बोलते हैं, एनोड मड, उनको एनोड मड भी बोलते हैं। जो इम्प्योरिटीज बेस में रह जाती है ना, जैसे आपको मैंने यहाँ पे दिखाया, ये जो इम्प्योरिटीज बची हुई हैं यहाँ पे, इनको हम एनोड मड भी बोलते हैं। ठीक है, जो इम्प्योरिटीज नीचे बच जाएंगी उसको हम बोलेंगे एनोड मड। तो रिएक्शन भी है यहाँ पे, देखो वही है, कॉपर सल्फेट का जो साल्ट के था, Cu2 पॉजिटिव SO4 नेगेटिव में जो है वो क्या बोलते हैं, ब्रेक होगा। तो कॉपर जो है ये, इसमें से जब 2 इलेक्ट्रॉन को हमने निकाल दे दिया इसने, तो ये क्या बन गया है, 2 पॉजिटिव बन गया। जो देता है वो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आता है ये कॉपर की आयन है। फिर इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया, फिर ये क्या बन गया, कॉपर बन गया, कॉपर की मेटल बन गया जो हमें चाहिए थी। क्लियर हुआ। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे लिखते हैं हम जो आपने आज की वीडियो में पढ़ा है देखो यहाँ पे ब्रीफली बता रही हूँ एक बार। हमें क्या करना था, हमें चाहिए था प्योर मेटल। अब प्योर मेटल हमें कैसे मिलेगा, हमारे पास ओर है, और आपके पास क्या होती है, और आपके पास मिनरल होती है मेटल की, जिससे हमें मेटल मिलता है, मतलब कि काफ़ी सारा मेटल जो है एक्सट्रैक्ट हो सकता है। लेकिन ये और क्या होती है, 3 तरह की है। कौन कौन सी, मेटल जिसकी रिएक्टिविटी लीस्ट है, जिसकी मिडल में है, और जिसकी हाई है। ठीक है, लीस्ट वाली के लिए भी प्रोसेस वही है, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। ठीक है, पहले प्रोसेस क्या होता है, पहले ओर थी, ओर की क्या करते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं। ठीक है, फिर कंसंट्रेशन वाली ओर को क्रूड मेटल में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं। देन उनको क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। समझ में आया, ओर का प्रोसेस तो यही था। अब मिडल वाले हैं, इसमें 2 प्रोसेस होते हैं, कार्बोनेट्स और सल्फाइड्स, सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स। तो कार्बोनेट्स के लिए कौन सी होती है, कैल्सिनेशन होती है। सल्फाइड के लिए क्या होती है, रोस्टिंग होती है। तो मैं यहाँ से आपको भी लर्न हो जाएगा, जैसे मुझे पता है। तो ये किस इनसे क्या मिलता है, ऑक्साइड मिलती है। फिर ऑक्साइड को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस करते हैं तो क्या बनता है आपके पास, मेटल मिलता है जो हमें चाहिए था। हाई रिएक्टिविटी वाले में भी सेम है, इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, फिर इसको क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। ये से सेम प्रोसेस है। तो अभी तक हमने यही डिस्कस किया है, सारे प्रोसेस को हमने जो है डीपली पढ़ा है।
ठीक है, क्लियर हुआ है ना आपको यहाँ से? ठीक है, सो बच्चों कैसी लगी आज की वीडियो? लाइक शेयर कमेंट्स कर जरूर बताना। कोई डाउट रहेगा, डाउट्स को कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलना। और जिस बच्चे ने अभी तक मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है, फटाफट जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। सो आज की वीडियो जो है यहीं पर एंड होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।